हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा। लास्ट वीडियो जो हमारा इस चैप्टर से किनशिप कास्ट एंड क्लास से का जो वीडियो था, उसमें हमने श्रेणीज और गिल्ड्स तक पढ़ा था कि किस तरीके से डिफरेंट जातीज जो हैं वो सेम ऑक्यूपेशंस की गिल्ड्स में, श्रेणीज में अपने आप को ऑर्गेनाइज किया करती थी। ठीक है। इन श्रेणीज और गिल्ड्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें एक मिलता है मंदसौर मध्य प्रदेश का एक इंस्क्रिप्शन है 5th सेंचुरी सीई का। ये इंस्क्रिप्शन हमें बताता है सिल्क वीवर की गिल्ड्स थी, जो सिल्क वीवर थे उन्होंने अपनी गिल्ड बना रखी थी। उस गिल्ड के बारे में हमारे को उसका डिस्क्रिप्शन देता है। ये जो सिल्क वीवर थे एक्चुअली ये रहते थे लाट, गुजरात एक जगह थी वहाँ पर। वहाँ से ये माइग्रेट करके दशपुरा मंदसौर में एक जगह पर रहने आ गए थे, क्योंकि यहाँ के किंग की उन्होंने बहुत तारीफ सुनी थी कि वो बहुत ही ग्रेट किंग था, लोकल किंग जो था यहाँ का दशपुरा का। ठीक है। तो ये गिल्ड्स के बारे में हमें ये इंस्क्रिप्शन देता है मंदसौर इंस्क्रिप्शन। उनकी डिफरेंट जो एक बहुत ही जो गिल्ड्स और श्रेणीज की जो एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इस इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है। अब जाति और वर्णा से अलग भी जो ग्रुप्स थे, मैंने बताया था कि जो ब्राह्मण्स ने 4 वर्णास में सोसाइटी को, जो प्रॉपर सेटल्ड सोसाइटी थी, उसको डिवाइड किया था। ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस तरीके के थे जो कि इस सोसाइटी के बाहर थे। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जंगलों में रहा करते थे, नोमैडिक थे, तो इसीलिए उनको वर्णा सिस्टम का पार्ट नहीं कहा गया था। संस्कृत टेक्स्ट में इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को ऑड, अनसिविलाइज्ड और एनिमल लाइक कुछ इंस्टेंसेस में कहा गया है। ठीक है। तो इसी तरह की कैटेगरी जो थी वो निषाद की कैटेगरी थी, जिससे एकलव्य, जो महाभारत के काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं, रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर है, वो एकलव्य बिलोंग किया करते थे निषाद क्लान से। इसके अलावा पेस्टोरलिस्ट, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट भी वर्णा सिस्टम के बाहर आते थे, क्योंकि वो सेटल होके नहीं रहते थे। कभी कभी नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो फॉरेन क्लान से बिलोंग करते थे, जैसे शकास का एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो उनको मलेच्छा कहा गया है और उनको भी नीचा काफ़ी देखा गया है संस्कृत टेक्स्ट में। ठीक है। तो ये वर्णा सिस्टम के बाहर के लोग थे। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हमें महाभारत में इस तरीके के मिलते हैं जिसमें कि हमें इन आउटसाइड क्लाइंट्स जो आउटसाइड ग्रुप्स थे, उनका इंटीग्रेशन मिलता है हमें वर्णा सिस्टम के अंदर। ऐसी एक स्टोरी हमें मिलती है आधे पर्वण में महाभारत की, जिसमें कि स्टोरी ये थी कि दैट पांडवास जब वनवास पे थे, जब फॉरेस्ट में छुपे हुए घूम रहे थे इधर उधर, तो पांचों पांडव, जिसमें कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और उनकी मदर कुंती, वो पांचों ही जंगलों में भटक रहे थे। तो भीम जो थे, वो सेकंड पांडव जो थे, वो हमेशा जब रात में ये लोग सोते थे तो हमेशा इस चीज़ पर पहरा दिया करते थे, नज़र रखते थे आसपास, क्योंकि जंगलों का इलाका था, कुछ पता नहीं है कि कहाँ से क्या खतरा आ जाए। तो ऐसे ही एक रात जब ये लोग सो रहे थे तो एक मैन ईटिंग सोसाइटी से बिलोंग करता हुआ राक्षस क्लान का एक व्यक्ति था, यानी कि जो फॉरेस्ट ट्राइबल क्लान थी, जिसमें मैन जो कि एक मैन ईटिंग सोसाइटी थी, उससे बिलोंग करता था एक व्यक्ति, जिसने कि पांडवों की सुगंध जो है, उनकी जो सेंट है, वो उसने फील करी। देन उसने अपनी सिस्टर हिडिंबा को भेजा इनको पकड़ के लाने के लिए। ठीक है। अब हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो उससे शी फेल इन लव विद भीम एंड अपने आप को एक लवली मेडन में उसने अपने आप को कन्वर्ट किया और भीम को प्रपोज किया। इसी बीच में वो राक्षस जो ब्रदर था इसका, वो वहाँ पर आ गया। इनके बीच में रेसलिंग मैच हुआ। रेसलिंग मैच जब चला तभी सब लोग जाग गए, जो बाकी के पांडव और कुंती थे वो जाग गए। तो वहाँ फिर इसने, हिडिंबा ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और कुंती से कहा कि वो उनके बेटे भीम से शादी करना चाहती है। युधिष्ठिर और कुंती ने जो है परमिशन दे दी इस मैरिज की, लेकिन इस कंडीशन पे कि दिन के वक्त में भीम हिडिंबा के साथ रह सकते हैं, लेकिन रात के वक्त में उनको लौट के पांडवास के पास आना होगा। एंड बाद में इन दोनों का एक बेटा भी हुआ घटोत्कच नाम से। ठीक है। तो ये जो इस तरीके की जो स्टोरी है, ये एक इंटीग्रेशन दिखाती है कि जो वर्णा सोसाइटीज़ थी उनका इंटीग्रेशन, उनका कनेक्शन जो है वो आउटसाइड वर्णा सोसाइटी के साथ में यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। अब आ जाती है बात सबॉर्डिनेशन की। सबॉर्डिनेशन यानी कि वो क्लासेस जो कि वर्णा सोसाइटी में ही काफ़ी लोअर, एकदम बॉटम पे रखी गई थी, जिनको कि मॉडर्न हिस्टोरियंस ने अनटचेबल्स कहा है। ठीक है। अनटचेबल्स का जो ये जो कंसेप्ट है, फिनोमेना है, ये
बेस्ड है प्योरिटी और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कुछ प्रोफेशंस इस तरीके के थे, चारों वर्णास हैं, हम लोगों ने अभी ऑक्यूपेशंस पढ़े पिछली वीडियो में कि चारों वर्णास के ऑक्यूपेशंस क्या थे। उसमें जो ब्राह्मण्स का ऑक्यूपेशन था वो ये था कि वो यज्ञ करते थे और यज्ञ करवाते थे, क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड में और उसके बाद यज्ञ परफॉर्म करना ही मेनली मोड ऑफ वर्शिप था। तो ब्राह्मण ये यज्ञ करना और करवाने का काम ब्राह्मण किया करते थे, बेसिकली ये प्रीस्ट थे, ठीक है। दूसरी तरफ सोसाइटी में कुछ लोग शूद्रा कम्युनिटी के लोग, जिनको ये काम दिया गया था कि उनको सिर्फ अपर 3 क्लासेस को, वर्णास को सर्व करना है, तो वो कभी कभी बहुत मीनियल टास्क भी किया करते थे, ठीक है। तो ये कुछ वर्ग इस तरीके के थे जो प्योर कैटेगरी में आते थे, जैसे ये पूजा पाठ के यज्ञ वगैरह परफॉर्म कराने के काम, और कुछ वर्ग इस तरीके के थे जो पोल्यूशन की कैटेगरी में आते थे, जो कि मीनियल टास्क हुआ करते थे, जो शूद्रा कैटेगरी के लोग करते थे। तो ये लोग शूद्रा कैटेगरी के लोगों को ये अलाउ नहीं था कि वो जो लोग प्योर वर्क करते हैं उनके साथ घुले मिले या उनके साथ खाए पिए, ये इट वाज नॉट अलाउड टू देम, ओके। ऐसी एक कैटेगरी थी चांडाल्स। चांडाल्स जो है वो एग्जीक्यूशनर थे, ये डेड पीपल को डिस्पोज करने का काम करते थे, एनिमल की बॉडीज को डिस्पोज करने का काम करते थे। बेसिकली हम कहें तो जो फर्नल प्लेसेस थे, शमशान वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पर ये लोग इन कामों में लगे होते थे। आज भी शमशानों में अगर तुम वाराणसी वगैरह में जाओ तो चांडाल लोग ही हैं जो ये सारे काम करते हैं, ठीक है। तो चांडाल जो है वो इसी कैटेगरी में आते थे और इनको बिल्कुल बॉटम ऑफ द हायरार्की में, जो हायरार्की है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, तो शूद्रा में भी बिल्कुल बॉटम कैटेगरी में इन चांडाल्स को रखा गया है, ठीक है। इनको छूना, इनका छूना या फिर इनको कुछ केस में देखना भी जो है वो अच्छा नहीं माना जाता था, पोल्यूटिंग माना जाता था, ठीक है। किसके लिए? जो अपर 3 वर्णास थे उनके लिए, ठीक। अब मनुस्मृति जो धर्मशास्त्र है वो चांडाल्स की ड्यूटीज हमें बताती है। मनुस्मृति में बताती है कि ये चांडाल्स विलेजेस के, सिटीज के बाहर रहा करते थे, डिस्कार्डेड यूटेंसिल इस्तेमाल करते थे, डेड के क्लॉथ्स वियर पहनते थे और आयरन के ऑर्नामेंट्स ये लोग पहना करते थे। रात के वक्त में सिटीज में, विलेजेस में इनका आना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो अब जब इनकी ड्यूटीज को हम स्टडी करते हैं, तो जब हम उनको कॉर्पोरेट करते हैं कुछ अदर सोर्सेज, जैसे कि चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज इंडिया आए थे, 2 चाइनीज पिलग्रिमेज इंडिया आए थे, जिनका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। फाहियान आए थे 5th सेंचुरी सी में और हुएनसांग आए थे 7th सेंचुरी सी में। तो ये भी इनके बारे में, चांडाल्स के बारे में, अनटचेबल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो ये बताते हैं कि दैट चांडाल्स को, इन अनटचेबल्स को सिटीज़ में आते वक्त में क्लैपर का साउंड करना पड़ता था, जिससे कि लोग जो है उनको देखने से बच सकें, ठीक है। इस तरीके से हुएनसांग भी ये बताते हैं कि दैट चांडाल्स और जो एग्जीक्यूशनर और स्कैवेंजर्स थे वो विलेजेस के, सिटीज़ के बाहर रहा करते थे। तो इस तरीके से ये जो कैटेगरी है वो बिल्कुल बॉटम पर थी कास्ट सिस्टम की, ठीक है। अब आ जाता है एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अगर हम एक्सेस टू प्रॉपर्टी की बात करें कि रिसोर्सेज के ऊपर किसका कंट्रोल था, ये जो चारों कम्युनिटीज थी, और एक तो 2 तरीके के डिवीजन थे, एक तो मैन और वुमेन का डिवीजन हो गया, दूसरा वो 4 कैटेगरीज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, वो डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये जो डिवीजन, ये जो कैटेगरी का डिवीजन है, इसमें इन कौन सी कैटेगरीज थी, कौन से ग्रुप्स थे जिनका रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल था। तो 2 तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, एक तो जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, दूसरा वर्ण एक्सेस टू प्रॉपर्टी। जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी यानी मेल और फीमेल में से कौन था जिनका प्रॉपर्टी पे एक्सेस था। वर्ण एक्सेस टू प्रॉपर्टी, चारों वर्णों में से ऐसे कौन थे जिनका प्रॉपर्टी पर, रिसोर्सेज पर कंट्रोल था, ठीक है। तो अगर हम जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी की बात करें तो महाभारत में एक स्टोरी मिलती है जिसमें डाइस के गेम का जिक्र किया गया कौरवों और पांडवों के बीच में। दुर्योधन ने इनवाइट किया था युधिष्ठिर को एक गेम ऑफ डाइस के लिए, जिसमें कि जो है दुर्योधन है उनको धोखे से उस गेम में हरा दिया गया। तो उन्होंने अपना गोल्ड, अपने एलिफेंट्स, अपने चैरियट, स्लेव्स, आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम, अपनी प्रॉपर्टी, अपने सब्जेक्ट्स की, अपने ब्रदर्स को भी दांव पे लगा दिया और बाद में लास्ट में खुद को भी दांव पे लगा दिया और बाद में अपनी जो वाइफ थी द्रौपदी उनको भी दांव पे लगा दिया। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं ऑनरशिप की एक डिबेट को जन्म देते हैं कि भाई ऑनरशिप राइट्स क्या थे, मेल का ऑनरशिप राइट था फीमेल के ऊपर या नहीं था। तो इस तरीके के राइट्स, या फिर फीमेल के ऑनरशिप खुद के राइट्स क्या थे। तो इस तरीके के इश्यूज को ये जो है बढ़ावा देते हैं, इस तरीके के इश्यूज को ये लोग उठाते हैं।
तो ऐसे इश्यूज को धर्मशास्त्र धर्मसूत्राज में भी डिस्कस किया गया है। धर्मशास्त्र धर्मसूत्राज में जैसे कि मनुस्मृति की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति जो पैटर्नल स्टेट है, फादर का जो स्टेट है वो सन्स के बीच में डिवाइड होगा और विद द स्पेशल शेयर ऑफ द एल्डेस्ट सन। ठीक है, विमेन का कोई भी क्लेम इस प्रॉपर्टी के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर नहीं होगा। विमेन को हालांकि कुछ चीज़ें रखने की परमिशन थी, जैसे कि कुछ गिफ्ट्स जो कि उसको शादी के वक्त में मिले हुए होते हैं, उन गिफ्ट्स को स्त्री धन कहा गया है, यानी वेल्थ ऑफ विमेन, वुमेन वेल्थ, इसको रखने की परमिशन विमेन के पास थी, जो कि उनके बच्चे, उसके विमेन के बच्चे इनहेरिट भी कर सकते थे। ठीक है, और हस्बैंड इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता था स्त्री धन के ऊपर। एट द सेम टाइम मनुस्मृति विमेन को ये भी वार्न करती है कि दैट वो अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को या फिर अपने खुद के वैल्यूएबल की विदाउट द परमिशन ऑफ हर हस्बैंड होर्डिंग ना करें। ठीक है, उनको इकट्ठा करके ना रखें। इसके अलावा हमें वेल्दी विमेन के भी एग्जाम्पल्स कुछ मिलते हैं, जैसे कि वाकाटका क्वीन प्रभावती गुप्ता का, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, उनका में एग्जाम्पल मिलता है, जिनका लैंड रिसोर्सेज के ऊपर, किंगडम के ऊपर काफ़ी क्लेम वो करती है, काफ़ी उनका अधिकार था। तो कुछ एपिग्राफिक एविडेंसेस, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हमें बताते हैं, टेक्सचुअल एविडेंसेस हमें बताते हैं कि जो अपर क्लास विमेन थी उनको रिसोर्सेज, लैंड, कैटल एंड मनी के ऊपर उनका राइट था, उनकी एक्सेस थी। लेकिन अगर हम सिंपल उसमें कहें तो आम विमेन की, नॉर्मल कॉमन विमेन की एक्सेस जो है वो नहीं हुआ करती थी। और इससे मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो इस रिसोर्सेज पे एक्सेस की वजह से और शार्पन होते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मनुस्मृति में देखो ये बताया भी गया है कि मनुस्मृति ने 7 मीन्स बताए हैं मेल के लिए, मैन के लिए, जिससे वो वेल्थ एक्वायर कर सकते थे। ठीक है, इसमें इनहेरिटेंस दिया गया है, फाइंडिंग दिया गया है, परचेज दिया गया है, कॉन्क्वेस्ट दिया गया है, इन्वेस्टमेंट दिया गया है, वर्क दिया गया है और एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट दिया गया है। ठीक है, जबकि विमेन के लिए जो है 6 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ है। इसमें ज़्यादातर जो है गिफ्ट ही हैं, इनहेरिटेंस में, फाइंडिंग में, परचेज में, कॉन्क्वेस्ट में उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो सिंपली अफेक्शन के, आउट ऑफ अफेक्शन, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली उनको जो गिफ्ट देती है, उनके ब्रदर सिस्टर जो उनको, ब्रदर और फादर और मदर जो उनको गिफ्ट देते हैं वो रख सकती हैं वो। इसके अलावा आउट ऑफ अफेक्शन, अफेक्शनेट हस्बैंड जो उनको गिफ्ट देता है वो रख सकती है। तो ये 6 मीन्स जो है वो वेमेन के लिए बताए गए, 7 मीन्स जो है वो मैन के लिए बताए गए। ठीक है, अब आ जाती है बात वर्ना एक्सेस टू प्रॉपर्टी की। तो वर्ना एक्सेस टू प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो जो ऑक्यूपेशन प्रेस्क्राइब हुए हैं धर्मशास्त्र धर्मसूत्रास में चारों वर्णा के, उसमें सिर्फ शूद्रास को सिर्फ क्या बताया गया है कि उन्हें अपर 3 वर्णा को सर्व करना है सिर्फ, और कोई मीन्स ऑफ अर्निंग मनी उनको नहीं दिया गया है। ठीक है, जबकि अपर 3 वर्णा जो है उनको डिफरेंट काइंड ऑफ जो वर्क हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो उनको दिए गए हैं जिससे वो मनी अर्न कर सकते थे। ठीक है, तो अगर ये प्रोविजन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड होते हैं तो वेल्दियस्ट मैन जो है सोसाइटी में वो डेफिनेटली ब्राह्मण क्षत्रियास ही होते होंगे। ठीक है, अगर एक्चुअली इम्प्लीमेंट होते थे तो। और शूद्रास जो है वो डेफिनेटली एक पुअर क्लास काफ़ी रहा होगा कि उसके पास कोई ऑक्यूपेशन ही नहीं है। अगर हम लोग टेक्सचुअल रिसोर्सेज देखें, इंस्क्रिप्शंस देखें तो किंग्स डेफिनेटली रिच ही हुआ करते थे, प्रीस्ट भी अच्छी कंडीशन में थे, रिच हुआ करते थे। लेकिन हमें पुअर प्रीस्ट के, पुअर ब्राह्मण के एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं। ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि हमेशा रिच ही हुआ करते थे, पुअर ब्राह्मण के एग्जाम्पल्स भी हमें मिलते हैं। और ये जो ऑक्यूपेशंस थे बाई बर्थ डिसाइडेड थे, अनअल्टर्ड थे, अनफ्लेक्सिबल थे, ये हम पहले से जानते हैं। लेकिन कुछ जो है कुछ ट्रेडिशंस इस तरीके के थे जहाँ पर इन डिविजन्स को अनफ्लेक्सिबल नहीं बताया गया है, अनअल्टरेबल नहीं बताया गया है, और वो इस चीज़ को, आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि जो स्टेटस था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास का, ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ था। ठीक है, वो इसको रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसा ही एक जो एग्जाम्पल जो है हमें बुद्धिस्ट सोर्सेज में मिलता है। सूत्त पिटका, जो बुद्धिस्ट में जो सूत्त पिटका जो सोर्स है, उसमें हमें कुछ स्टोरीज, कुछ एक जो है एक फिक्शनल एक स्टोरी कह सकते हैं, एक मिथ जो है, एक मिथिकल स्टोरी जो है वो हमें मिलती है, जिसमें वो ये बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है जब फुली बॉडीली फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं हुए थे कि, और जो प्लांट्स का भी जो वर्ड था वो भी फुली डेवलप नहीं था। सभी लिविंग बीइंग जो है वो सिर्फ नेचर से उतना ही लेते थे जितनी उनको ज़रूरत हुआ करती थी। तो एवरीथिंग वाज वेरी वेरी स्मूथ। ठीक है,
इसके बाद ग्रेजुअली जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो इंक्रीजिंगली ग्रीडी होते चले गए, विंडी मतलब डिसाइडफुल होते चले गए। एंड इसके बाद जो है लोगों ने डिसाइड किया है कि ऐसा क्यों ना, ऐसा सर्टेन कोई ऐसा बीइंग होना चाहिए जो कि इस चीज़ को डिसाइड करे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड चीज़ों को राइटली जो है सेंसर भी करे, ध्यान से देखें इन चीज़ों को कि लोग ह्यूमन जो है वो केवल उतना ही लें जितना कि उनको ज़रूरत है नेचर से लेने की, एक्स्ट्रा ना लें, नेचर को एक्सप्लॉइट ना करें, और बदले में उस पर्सन को, जो पर्सन इस चीज़ को देखेगा, उसको एक प्रपोर्शन ऑफ राइस जो है उसको दिया जाए, और ये पूरा जो लोग मिलकर उस पर्सन को चूज़ करें, और उसको क्या कहा जाएगा, उसको महासमंता या ग्रेट इलेक्ट उसको कहा जाएगा। तो इस तरीके से किंगशिप का जिसको हम बोलते हैं वो ओरिजिन बुद्धिज्म में दिखाया गया है। तो ये जो मिथिकल स्टोरी है वो ये सजेस्ट करती है कि किंगशिप जो थी वो ह्यूमन चॉइस के ऊपर बेस्ड थी, यानी ह्यूमन ने किंगशिप को खुद ही बनाया था। जैसे कि ब्राह्मण्स में एक ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में कहा गया है कि किंगशिप जो है वो क्षत्रियास को बाई बर्थ मिली थी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहते हैं कि किंगशिप जो है वो ह्यूमन चॉइस थी और अपनी नीड के अकॉर्डिंग किंगशिप को डिवाइस किया गया था। ठीक है, तो वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो ह्यूमन जो पूरा का पूरा डिवीज़न किया गया वर्क का, वो ह्यूमन एजेंसी के थ्रू किया गया है। एंड क्योंकि ह्यूमन एजेंसी के थ्रू किया हुआ है, ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे सिस्टम को क्रिएट करने के, तो ये सिस्टम फ्यूचर में चेंज भी किया जा सकता है, बाय बर्थ ये नहीं है। इस स्टोरी के थ्रू, इस मिथिकल स्टोरी के थ्रू वो ये बताते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हैंडलिंग टेक्स्ट। हिस्टोरियन महाभारत को कैसे, महाभारत जैसे कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो टेक्स्ट को स्टडी करते वक्त में सबसे पहले हिस्टोरियन जो है ये कंसीडर करते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो टेक्स्ट है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो या ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि ऑर्डिनरी पीपुल की लैंग्वेज थी, या फिर संस्कृत में लिखा हुआ है जो कि प्रीस्ट की और एलीट क्लास की लैंग्वेज थी। सबसे पहले जो हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, इस चीज़ को स्टडी करते हैं। ये भी देखते हैं वो कि टेक्स्ट का किस काइंड का टेक्स्ट है, किस तरह का टेक्स्ट है। क्या ये मंत्रास हैं जो कि रिचुअल परफॉर्मेंस के टाइम में पढ़े जाते थे, चैंट किए जाते थे, या फिर ये स्टोरीज़ हैं जो कि सुनाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, और उसके बाद जो है रीटोल्ड की जाती है टाइम टू टाइम लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा वो ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि टेक्स्ट के ऑथर कौन है, जिनके पर्सपेक्टिव, जिनके आइडियाज़ डेफिनेटली टेक्स्ट में आए होंगे, क्योंकि जो ऑथर होगा उसका पर्सपेक्टिव, उसका आइडिया उस टेक्स्ट में, उस लिटरेचर में ज़रूर आया होगा। ठीक है, इसके अलावा ऑथर्स जो है वो ऑडियंस के इंटरेस्ट को भी माइंड में रखते हैं हमेशा अपने वर्क को कंपोज करते टाइम में। तो हिस्टोरियंस इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। इसके बाद हिस्टोरियंस ये देखते हैं कि किस प्लेस पर, किस जगह पर ये जो टेक्स्ट है वो कंपोज किया गया है, और इन्हीं सारे असेसमेंट को करने के बाद वो टेक्स्ट के कंटेंट की तरफ जाते हैं कि कंटेंट किस तरीके का है टेक्स्ट का, और उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क तब हो जाता है जब महाभारत जैसा कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट जो है वो उनके सामने आता है। अगर हम महाभारत की लैंग्वेज और कंटेंट की बात करें तो महाभारत का जो वर्जन है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन संस्कृत जो है वो जो संस्कृत है वो मेनली संस्कृत में लिखा हुआ है, और डिफरेंट अदर लैंग्वेज के वर्जन भी हालांकि अवेलेबल हैं, लेकिन जो संस्कृत है महाभारत की वो फार सिंपलर है वेदास से। वेदास की संस्कृत जो है वो टफ है, वो डिफ़िकल्ट है। या प्रशस्ति जो लिखी जाती है, जो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, जो किंग की प्रेज में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे जिनको प्रशस्ति कहा जाता था, उनसे और वेदास से ये इजी है। ठीक है, ये वेदास से और उन प्रशस्ति से इजी है। ठीक है, अब हिस्टोरियन जो है महाभारत के जो का कंटेंट है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनके सेक्शंस को और उनकी स्टोरी को। एक है नरेटिव एंड दूसरा जिसमें कि ज़्यादातर एक है नरेटिव जिसमें कि जिन सेक्शंस में स्टोरीज दे रखी होती हैं, एंड दूसरा है डायडेक्टिक जिन सेक्शंस में प्रेस्क्रिप्शंस और सोशल नॉर्म्स के से रिलेटेड प्रेस्क्रिप्शंस दिए होते हैं। लेकिन ये जो डिवीज़न है डायडेक्टिक और नरेटिव, ये किसी भी तरीके से वाटर टाइट नहीं है। ये डायडेक्टिक सेक्शंस जो हैं उसमें स्टोरीज भी आ जाती हैं
और जो नरेटिव सेक्शन है उसमें सोशल मैसेज भी हमें देखने को मिल जाता है। तो जनरली हिस्टोरियंस जो हैं इस बात पर बिलीव करते हैं कि महाभारत जो है वो एक तरीके से एक ड्रामेटिक स्टोरी है, एंड जो डायरेक्टिव पोर्शन है वो बाद में इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, महाभारत जो है वो महाभारत के अंदर महाभारत को कहा गया है इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास, यानी कि इसका लिटरली मीनिंग है इसका दस इट वॉज, तो एक हिस्ट्री की तरह से इसको इसमें बताया गया है कि ये एक हिस्ट्री है महाभारत जो एपिक है वो। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि महाजनपदास के टाइम में जो एक्चुअल कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था किनफोक के बीच में, वो महाभारत के नरेटिव्स में जगह पा गया है। ठीक है, उनका मानना ये है। ठीक है, अब इसके ऑथर्स का अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट हिस्टोरियंस का जो ये माना जाता है, डिफरेंट हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो ओरिजिनल स्टोरी है महाभारत की, वो चैरियटर बार्ट्स जो हुआ करते थे, जिनको सुतास कहा जाता था, जो अपने किंग क्षत्रिय वॉरियर्स को अकम्पनी करते थे एट द टाइम ऑफ वॉर। तो वो जब वॉर से लौट कर आते थे तो वॉर की कहानियाँ सुनाया करते थे, उनकी जो पोइम्स हैं उनकी विक्ट्री से रिलेटेड वो सुनाया करते थे लोगों को, उनके अचीवमेंट्स को, अपने जो मास्टर्स थे जिनके रथ वो खींच रहे थे, जिनके चैरियट्स वो खींच रहे थे, उनकी वीरता की कहानियाँ, उनके अचीवमेंट जो है वो लोगों को सुनाया करते थे। और ये जो कंपोजिशंस हैं वो ओरली सर्कुलेट हुए चारों तरफ, एंड बाद में 5th सेंचुरी सी में ब्राह्मण्स ने स्टोरीज को ले लिया और राइटिंग में उनको कन्वर्ट करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। तो ये डिफरेंट चीफडम्स की जो लड़ाइयों की कहानियाँ आती है, जैसे कुरु पंचाल, ये जो चीफडम्स थे, महाजनपदास थे, उन लड़ाइयों, उनके चारों तरफ ये स्टोरीज जो है, ये जो वॉर है जो उनके चारों तरफ घूमती है, और ये जो है महाभारत में इनको जगह मिल गई। इस तरीके से महाभारत में इनको ऐड किया गया। ठीक है, जो कंपोजिशन जो हुआ है महाभारत का, वो टेक्स्ट का वो बिटवीन 200 BC से लेकर 200 CE के बीच में हुआ है। ठीक है, और इसी बीच में लॉर्ड विष्णु की जो वर्शिप है वो भी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी। तो लॉर्ड कृष्णा को, जो कि विष्णु के बहुत इंपॉर्टेंट अवतार, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वो भी महाभारत की बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, जो कि इसमें इंक्लूड किया गया उनकी स्टोरी भी। एंड 10,000 वर्सेस से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते महाभारत जो है वो 100,000 वर्सेस तक पहुंच गया। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली देखें इसके ऑथर के बारे में कि ट्रेडिशनली क्या माना जाता है, महाभारत के ऑथर कौन थे, तो ट्रेडिशनली महाभारत के ऑथर माने जाते हैं ऋषि वेद व्यास, कि उन्होंने ये महाभारत लिखी थी। जो मैंने तुमको बताया अभी कि चैरियट बार्ड्स की स्टोरी थी, ये सब कुछ जो है हिस्टोरियंस का कहना है, हिस्टोरियंस का मानना है। लेकिन ट्रेडिशनली क्या माना जाता है, अगर क्वेश्चन आता है तुम्हारा MCQ में कि महाभारत के ऑथर कौन थे, तो उसमें वेद व्यास का ऑप्शन ज़रूर होगा, तो आपको वेद व्यास पर टिक करना है। तो महाभारत के जो ऑथर हैं वो ट्रेडिशनली वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, अब महाभारत एपिक की एक्चुअल में एविडेंसेस देखने के लिए, इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखने के लिए भी काफ़ी काम हुआ है। 1951 और 52 में एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं बीबी लाल, उन्होंने एक विलेज है हस्तिनापुर मेरठ के पास, उस विलेज को, या मेरठ ही में कहेंगे उसको, इस विलेज की उन्होंने एक्सकवेशन किया है हस्तिनापुर का। ठीक है, ये याद रखिए कि कुरु कलायन का, कुरु महाजनपदास की जो कैपिटल थी वो हस्तिनापुर थी, और हस्तिनापुर के थ्रोन के ऊपर कंट्रोल करने को लेकर ही कौरवों और पांडवों में लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, तो हस्तिनापुर नाम का विलेज आज भी मौजूद है मेरठ में। एंड जब उस जगह की एक्सकवेशन किया गया तो वहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंसेस भी मिले। उन इंटरेस्टिंग एविडेंसेस में अगर हम ये बोलें तो बहुत लिमिटेड एरिया को एक्सकवेट किया गया था, और इसमें जब डिफरेंट ऑक्यूपेशनल लेवल्स देखे गए, लेयर्स देखी गई, तो उसमें सेकेंड और थर्ड लेयर जो है वो हमारे चैप्टर से रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सेकेंड फेज जो देखा गया उसको डेटिंग जब की गई तो वो 12th to 7th सेंचुरी BC तक के पीरियड का है सेकेंड फेज। एंड सेकेंड फेज में मड वॉल्स मिलती हैं, मड ब्रिक्स मिलती हैं खुदाई में, है ना, मड प्लास्टर जो है ज़्यादातर किया हुआ है दीवारों के ऊपर, हाउसेस के ऊपर। ठीक है, थर्ड फेज को जब स्टडी किया गया जो कि 6th और 3rd सेंचुरी BC के बीच का था, तो हाउसेस मिले हैं इसमें।
जो मड ब्रिक्स के बने हुए थे, बर्न ब्रिक्स के बने हुए थे, सोके जार थे, ब्रिक ड्रेन्स जो हैं वो मिली हैं हमें, एंड जो कि वाटर को जो वेस्ट वाटर था उसको निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। टेराकोटा रिंग वेल्स भी हमें यहाँ से मिले हैं, ठीक है, जो वेल्स और ड्रेनेज पिट्स दोनों के तरीके से इस्तेमाल किए जाते थे। तो एक्सकवेशन में जो थर्ड और सेकेंड लेयर है उसमें अच्छे खासे एविडेंसेस हमें मिले हैं, ठीक है। फर्स्ट थर्ड लेयर का जो सेकेंड लेयर है वो 12 to 7 सेंचुरी BC की थी, इसमें भी एविडेंसेस बहुत सारे मिले हैं। एंड थर्ड फेज के जो एविडेंसेस हैं वो 6 और 3rd सेंचुरी BC से डेटिंग जब की गई तो ये उससे बिलोंग करते हुए मिले हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं, ठीक है। अब ये जो डिपिक्शन लेकिन जो हस्तिनापुर का हो रखा है एपिक में, वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड है, बहुत ही ग्लोरीफाइड है। जो हमें खुदाई में चीज़ें मिली हैं वो इतना ग्रैंड नहीं मिला है, ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं कि वो इतना पुराना है, ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, तो वो जो ग्लोरी है, वो जो ग्रैंडियोर है, वो हमें एक्सकवेशन में, खंडहरों में तो नहीं मिल सकता। महाभारत में बहुत ही ग्लोरीफाइड तरीके से हस्तिनापुर को डिस्क्राइब किया गया है। तो हिस्टोरियंस का कहना ये है कि शायद ये कोई पोइटिक फैंसी भी रही होगी, और जो है पोइटिक आर्ट के थ्रू जो है सिटी को शायद डिस्क्राइब किया हो गया होगा। लेकिन हाँ, सिटी के रेफरेंसेस मिलते हैं, सिटी के एविडेंसेस मिलते हैं डिगिंग में, एक्सकवेशन में, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब कुछ इश्यूज हैं जो डिबेटेबल हैं महाभारत से रिलेटेड, जिनके ऊपर काफ़ी डिबेट है। ऐसा ही एक इशू जो है महाभारत में वो है पोलेंडरस जो यूनियन है, पोलेंडरी जिसको हम बोलते हैं, विमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, वो जो प्रैक्टिस हमें महाभारत में देखने को मिलती है। जो चीफ मेन जो कैरेक्टर है महाभारत का, द्रौपदी, उनके 5 पांडवों के साथ उनकी शादी होती हुई दिखाई गई है। तो वो क्यों दिखाई गई है, ये इस क्वेश्चन के ऊपर भी काफ़ी डिबेट है। तो अब इस क्वेश्चन पे जो डिबेट है वो ये है कि दैट शायद ये प्रैक्टिसेस पहले प्रिवलेंट रही होंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये डिसफेवर में जाती चली गई, बाद में धीरे धीरे ये जो है इरेडिकेट होती चली गई प्रैक्टिसेस। अब कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये है जो पोलेंडरी की प्रैक्टिस है वो अनयूजुअल और ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अनडिजायरेबल मानी जा सकती है, लेकिन ये हिमालयन रीजन में के कुछ एरियाज में इवन आज भी प्रिवलेंट है। आज भी हिमालयन रीजन के कुछ इलाके हैं जहाँ पर कि पोलेंड्री फॉलो होती है, जहाँ पर कि फीमेल के एक वुमेन के सेवरल हस्बैंड, एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई मेन कैरेक्टर के साथ में इस प्रैक्टिस को क्यों जोड़ा गया द्रौपदी के साथ में, तो शायद ये जो है एक क्राइसिस के पीरियड को, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है क्राइसिस के पीरियड को इंडिकेट करती है कि शॉर्टेज ऑफ विमेन हो गई थी वारफेयर के टाइम में, इस वजह से पोलेंड्री की प्रैक्टिस जो है वो बढ़ी, और इस वजह से पोलेंड्री की प्रैक्टिस जो है वो इस एपिक में दिखाई गई है। तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज तो खैर ये नहीं थी, लेकिन द्रौपदी के साथ में उसको अटैच किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ही बनता है कि ये जो प्रैक्टिस है वो सेंट्रल कैरेक्टर के साथ में क्यों जोड़ी गई। तो इसका कोई बहुत ही क्लियर जवाब इस तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है कि महाभारत इज़ अ डायनेमिक टेक्स्ट। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता भी है। एक बात याद रखो कि महाभारत की लैंग्वेज और कंटेंट एंड महाभारत इज़ अ डायनेमिक टेक्स्ट, तो इन दोनों के कभी कभी 3 मार्क के अलग क्वेश्चन भी बनते हैं, और कभी कभी इनको कंबाइंड करके एक क्वेश्चन 8 मार्क का भी बना दिया जाता है कि व्हाट वाज द लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ महाभारत एंड व्हाई महाभारत इज कंसीडर्ड एज अ डायनेमिक टेक्स्ट। तो इस तरीके से कभी कभी एक क्वेश्चन ही बना दिया जाता है। तो डायनेमिक टेक्स्ट महाभारत को क्यों कहा जाता है? महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत खाली संस्कृत वर्जन पर ही नहीं रुका। सबसे पहली बात तो ये कि महाभारत संस्कृत में लिखा गया, लेकिन सिर्फ संस्कृत वर्जन पर ही नहीं रुका। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की लगभग हर लैंग्वेज में महाभारत को लिखा गया। डिफरेंट वर्जन जो है वैरायटी ऑफ लॉन्ग लैंग्वेज में इस एपिक के हमें पूरे सबकॉन्टिनेंट में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलते हैं, ठीक है। और बिल्कुल एक ऑनगोइंग प्रोसेस ये शो करता है महाभारत, डायलॉग बिटवीन पीपल, कम्युनिटी एंड जिन लोगों ने इसको लिखा था उनके बीच में, कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में डायलॉग्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट पीपल के बीच में डायलॉग्स दिखाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ स्टोरीज़, कई स्टोरीज इस तरीके की हैं महाभारत में जो स्पेसिफिक रीजन में सर्कुलेट थी एंड बाद में ये एपिक में जगह पा गई,
यानी कि सेंट्रल स्टोरी का पार्ट वो नहीं थी, मेन जो वर्जन है उसमें नहीं मिलती है, रीजनल वर्जन में मिलती है, लेकिन फिर भी एपिक में वो जगह पा गई रीजनल स्टोरीज, ठीक है। एट द सेम टाइम जो सेंट्रल स्टोरी है एपिक की, जिसमें कि कौरवों पांडवों की लड़ाई के को दिखाया गया, वॉर को दिखाया गया, जो सेंट्रल स्टोरी है उसको डिफरेंट वे में सेंचुरीज से रीटोल्ड किया जाता रहा है, सेंचुरीज से उस स्टोरी को बार बार सुनाया जाता रहा है। इसके जो डिफरेंट एपिसोड्स हैं वो स्कल्पचर्स में डिपिक्ट किए जाते हैं, पेंटिंग में डिपिक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू उनको दिखाया जाता है, प्लेज के थ्रू, डांस के थ्रू और डिफरेंट अदर तरीके के नरेशंस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू उनको डिपिक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से महाभारत की जो स्टोरी है वो कहीं भी एक जगह पर रुकी नहीं, वो कंटिन्यूअसली चलती रही और इवन आज तक इस स्टोरी को डिफरेंट तरीके से रीटोल्ड किया जाता रहा है। इसीलिए महाभारत इज अ डायनामिक टेक्स्ट। तो ये तुम्हारा चैप्टर हो गया, 2 वीडियोस में हमने इसको समेटा है। इसको ध्यान से सुनिएगा और मैंने जो मार्क किया हुआ है एमसीक्यू से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट की हुई हैं उनको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।